अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल योगी मंत्रिपरिषद के पहले विस्तार में एक सामाजिक समीकरण भी साधने की कोशिश हुई। दरअसल ये सोशल इंजीनियरिंग राजनीति पर कई बार बहुत भारी पड़ी है और ऐसा है कि पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, इसके पहले भी बड़ी बड़ी सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी है। लेकिन इस बार के मंत्रिपरिषद विस्तार में एक खास बात देखने को मिली कि ब्राह्मण समाज से एक मिनिस्टर, शेड्यूल्ड कास्ट समाज से एक मिनिस्टर और 2 मंत्री अति पिछड़े समाज से, यानी मोस्ट ओबीसी कैटेगरी। भारतीय जनता पार्टी इन सभी वर्गों को साधना चाहती है और उनके साथ के सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर आ गए हैं कि जिस पीडीए की लड़ाई अपोजिशन लड़ रहा है उसी पीडीए से उन्होंने 3 मिनिस्टर बना दिए। क्या विपक्ष के पास इसका क्या जवाब है और अपोजिशन इसको किस तरह से देखता है और इस सोशल इंजीनियरिंग का आने वाले चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, योगी मंत्रिपरिषद के पहले विस्तार में एक सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश हुई जिसको राजनीति की भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। क्या है ये सोशल इंजीनियरिंग? दरअसल विभिन्न जातियों के समूह को उनकी आबादी के हिसाब से अथवा उनके वोटों के प्रतिशत के हिसाब से या पर्टिकुलर राजनीतिक दलों को उस कम्युनिटी के वोट कितने मिलते हैं, इस हिसाब से पैटर्न तय किए जाते हैं। तो इस बार के पैटर्न में क्या खासियत है? पैटर्न नंबर 1 मोस्ट ओबीसी पे आते हैं। मोस्ट ओबीसी इस वक्त राजनीति में प्रायोरिटी नंबर 1 पर है। किसकी प्रायोरिटी? सभी राजनीतिक दलों की, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष। ओबीसी और मोस्ट ओबीसी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, यानी इन कम्युनिटी के लोगों का राजनीति में पूरा खुलकर स्वागत और इनके छोटे नेताओं को भी बड़े बड़े ओहदे। क्यों? क्योंकि इस कम्युनिटी के वोट लेना है। कैसे पता चला कि इस कम्युनिटी को ज़्यादा साधना है? दरअसल बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए वो बाकी उत्तर भारत के राज्यों को चौंका गए कि जब बिहार में इतनी बड़ी तादाद में ओबीसी और मोस्ट ओबीसी कैटेगरी है तो कमोबेश उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे उत्तर प्रदेश में भी यही होंगे। थोड़ा कम होंगे बिहार के मुकाबले, पर होंगे ज़रूर। अब इनके वोट कैसे लिए जाएं? वोट लेने का माध्यम है या तो व्यक्तियों तक पहुंचिए या अपनी नीतियों से पहुंचिए या उनको इतनी जानकारी हो कि वो आपकी नीतियों का अनुसरण करते हुए आपको वोट करें। या दूसरा आसान सरल तरीका क्या है? उस कम्युनिटी से एक लीडर उठाइए और उसको बड़े पद पे बिठा दीजिए, कम्युनिटी को मैसेज दीजिए। इसी को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। यानी कम्युनिटी से लीडर उठाओ, उसको मिनिस्टर बनाओ या ताकत में रखो या अपोजिशन में कोई बड़े पद पे रखो अगर पार्टी है, तो आप ये मैसेज आसानी से उस कम्युनिटी को भेजने में कामयाब होंगे कि पर्टिकुलर पार्टी यानी वो पार्टी आपकी कम्युनिटी का बड़ा ध्यान रखती है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये 2 ऐसे लीडर्स हैं जो मोस्ट ओबीसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ दिखाई। कई बार सफल भी हुए और ये लोग कई बार फेल भी हुए। मिसाल के तौर पर दारा सिंह चौहान सफल भी हुए हैं और इस बार असफल भी हुए हैं। लेकिन कई बार असफलता आपको पार्टी नेतृत्व में सहानुभूति देती है। दारा सिंह चौहान उसी की उपज है। हारने के बाद भी एमएलसी बने, अब कैबिनेट मिनिस्टर। नसीब हो तो दारा सिंह जैसा। कई बार आपको लगता है कि राजनीति में आप बहुत गहरे खाई में गिर गए, लेकिन अचानक से आप बाउंस बैक करते हैं और आसमान पे पहुंच जाते हैं। दारा सिंह। ओम प्रकाश राजभर को बहुत तिकड़म, बहुत जूझने के बाद, बहुत लड़ने के बाद, बहुत निगोसिएशन के बाद और बहुत प्रतीक्षा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मिनिस्टर बनाया। उपयोगिता के मामले में, मैं फिर कह रहा हूं, उपयोगिता के मामले में राजनीतिक रूप में ओम प्रकाश राजभर का कोई सानी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर के या तो चाहने वाले हैं और या उनसे चिढ़ने वाले लोग हैं। न्यूट्रल लोग नहीं मिलेंगे उनके लिए। या उनको बहुत चाहते हैं या उनको लोग बहुत चिढ़ते हैं। 2 तरह के लोग हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक उपयोगिता को बेहतर से जानते हैं। उन्हें पता है कि अकेले वो कुछ नहीं कर सकते, तभी कुछ कर सकते हैं जब वो
किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़ें, जैसे भारतीय जनता पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी, बिना इनके उनका लेजिस्लेटिव अस्तित्व तो नहीं है, संसदीय अस्तित्व तो नहीं है। इनके दो में से एक के साथ उन्हें जाना पड़ेगा। इस बार उन्होंने बीजेपी को चुना। बीजेपी ने 10-11 महीने के इंतजार के बाद उनको मिनिस्टर बनाया। विभाग हालांकि अभी भी नहीं बटा है। तो अब अगला सवाल उनसे ही होगा, विभाग कब बटेगा। अब एक दलित समाज के व्यक्ति को, अनिल कुमार को, आरएलडी ने मिनिस्टर बना दिया। इसका पश्चिम में क्या इम्पैक्ट है? दरअसल चंद्रशेखर के बढ़ते इम्पैक्ट, मायावती की कम होती ताकत, एक दलित नेतृत्व को उभारो और उसको पार्टी से जोड़ो। इसका बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। क्यों मिलेगा? मूव जयंत का है, बेनिफिशियरी बीजेपी। कैसे? जैन तो 2 ही सीट पे लड़ रहे हैं ना, और जिस मुजफ्फरनगर के पुरकाजी से अनिल एमएलए मिनिस्टर बने हैं, वहाँ तो बीजेपी चुनाव लड़ रही। तो इसका बेनिफिशियरी कौन हुआ? बीजेपी। लाभ को इसको होगा राजनीतिक रूप से जयंत को। और सुनील शर्मा, कहने के लिए इनको ब्राह्मण कोटे से बनाया गया है, लेकिन दरअसल गाजियाबाद के इक्वेशन को हैंडल करना पार्टी के लिए ज़रूरी है। शायद वहाँ से कोई बहुत बड़ा नेता चुनाव लड़ेगा, वरना अब तक जनरल वीके सिंह का टिकट घोषित हो गया होता। 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन उसके बावजूद उनका टिकट शायद बदलेगा। ये हुआ इक्वेशन। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। कमजोर भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए कहीं विधायकों को तोड़ना, कहीं दलों को तोड़ना, दलों के जो सहयोगी साथी उन्हें पैकेज के साथ सम्मान देना, शपथ ग्रहण कराना। चुनाव आ गया है तो मंत्री भी बन गए लोग, चुनाव आ गया है तो पैकेज भी मिल गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं कि बीजेपी इस समय सबसे ज़्यादा घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासन के बावजूद धर्म, जाति और संप्रदाय की सेटिंग करने में लगी है, क्योंकि इन्होंने कोई काम तो किया नहीं। ये सिर्फ समीकरणों की कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी दलों को भी पूरा सम्मान देने का काम करती है। ये पार्टी ने सिद्ध कर दिया है। सारे लोग मिल करके माननीय योगी जी के, मोदी जी के लक्ष्य को हासिल करने में, तो लक्ष्य 80 के 80 हम प्रदेश में जीतेंगे, 400 पार जाएंगे। हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए चुनाव जीतेगा, कोई मुकाबला नहीं है। विपक्ष के पास कोई ताकत नहीं है कि वो लड़ाई लड़ पावे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कौशल कांत मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण राजभर एसबीएसपी से हैं। सुधा मिश्रा कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से हैं। और जाने माने पत्रकार केपी मलिक जी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे। पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष और आपके फादर मिनिस्टर बन गए। शायद उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, जब जुड़ेंगे तब उनसे पूछेंगे कि क्या मामला है। केपी मलिक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अनिल कुमार को कैबिनेट मिनिस्टर और सुनील शर्मा को मिनिस्टर बनाए जाने के पीछे की कहानी क्या है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से आपने अपने आरंभिक उद्बोधन में कह ही दिया है, काफ़ी हद तक तस्वीर साफ कर दी है कि ये सोशल इंजीनियरिंग तमाम पार्टियां कर रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपने तमाम पत्ते फेंट के जिस प्रकार से टिकटों का बंटवारा किया है, चाहे वो लोकसभा की बिजनौर की सीट हो, चाहे बागपत की सीट हो जी, और कैबिनेट मंत्रालय में जिसकी आशा नहीं थी, उन्होंने एक पिछड़े वर्ग के विधायक को मंत्री बनाया है। तो इससे एक मैसेज क्षेत्र में गया है कि राष्ट्रीय लोकदल भी अपना जो है जनाधार बढ़ाना चाहता है, और वो खाली किसानों या मैं जाट का तो यहाँ जिक्र नहीं करूँगा, उन्हीं की पार्टी बनकर नहीं रहना चाहता है। अनिल, ये भी आपको देखना होगा कि ये तमाम लोग जो आए हैं, राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, ये सब पिछड़े वर्ग के हैं और पहले तमाम दूसरे दलों में रह चुके हैं। आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ जाके भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध के मतदान से
विधायक चुने गए थे और आज ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रहे हैं। उसके बावजूद पार्टियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोकदल हो, ये निर्णय लिया है, तो ये बहुत मायने रखता है। नहीं, जयंत ने जो पश्चिम में सोशल इंजीनियरिंग की, कि जो मैदान मुझे लगता है कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे बागपत से जाट उम्मीदवार, बिजनौर से गुर्जर बिरादरी, अभी पुरकाजी के शेड्यूल्ड कास्ट के एमएलए को मिनिस्टर। क्या बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की है, अप्रिशिएट किया जाना चाहिए जयंत को। जी जी, देखिए ब्रजेश जी, ये जो बिजनौर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। जिस प्रकार से आप पहले देखेंगे, इससे पहले भी जो बहुजन समाज पार्टी के एमपी थे जी, वो भी गुर्जर समाज से थे और ये भी गुर्जर समाज के हैं, और इनके पिताजी भी पहले वहाँ से राष्ट्रीय लोकदल से एमपी रहे हैं। तो ये सीट लोकदल के लिए बहुत मुफीद रही है, लंबे समय तक ये सीट जो है लोकदल के पास रही है। तो ये बहुत अच्छा समीकरण है। आप इस बात से सहमत हैं कि अब राष्ट्रीय लोकदल ने काफी हद तक सामाजिक समीकरण फिट कर लिए हैं? देखिए, इसमें ब्रजेश जी एक चीज और है, जो सामाजिक समीकरण ये फिट हुए हैं, जो गठबंधन था पहले विपक्ष के साथ, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन बन रहा था जी। उस गठबंधन में एक थोड़ी सी दिक्कत यही थी कि जाट थोड़ा सा बटा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि 2013 का जो मैटर है उससे जाट कंफर्टेबल नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ जाने में। तो भारतीय जनता पार्टी से किसानों के मामले में, दूसरे मामले में थोड़ा सा नाराज है, लेकिन अल्टीमेटली उसको जाना वहीं पड़ेगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ के अकेला समाजवादी के साथ चला जाए या कांग्रेस के साथ चला जाए, ये संभव नहीं है। हाँ, कुछ 2-4% वोट। शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस परिचर्चा को मैं वो मना करता रहेगा, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे साथ कौशल कांत मिश्रा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। क्या सामाजिक समीकरणों को साधने के मकसद से ये मंत्रिपरिषद विस्तार किया गया? देखिए, ये संगठन का फैसला है और सामाजिक समीकरणों को आप कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का अपना लक्ष्य रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी लक्ष्य को साधते हुए, सारे लोगों को एक साथ जोड़ते हुए, सभी को आगे रखना, सभी को बराबर का स्थान देना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है और परिपाटी रही है। तो उसी सिलसिले में आप इसको कह सकते हैं, चूंकि इलेक्शन के पहले हो रहा है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि प्री इलेक्शन समीकरण की है। लेकिन हम इसके पहले भी जाकर के देखें तो जब मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए थे मोहन यादव जी, और जब भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के बनाए गए थे, और जब छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु साव जी बनाए गए थे, तब पीडीए की बात कम होती थी, पर हम तब भी इसी तरह से करते आए हैं। और अगर आज भी देखें तो सबसे ज्यादा, अगर सिर्फ पिछड़ों की बात करते हैं, आज सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री पिछड़ों से भारतीय जनता पार्टी ने दिए। आज सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछड़ों से भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अगर जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जैसे लोग कहते हैं ना कि रिजर्वेशन तो एक तरीका है लोगों को कानून के तरीके से देना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समाहिकता को अपने अंदर शामिल करते हुए सबको बराबर। जब आप ये कहते हैं कि आपने पिछड़ों को सबसे ज्यादा दिया है, तो फिर आपको क्या जरूरत है ओम प्रकाश राजभर या दारा सिंह चौहान के पीछे जाने की? बिल्कुल सही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं, बशर्ते कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े और उसको माने और उसको एक्सेप्ट करें। कोई भी आए, और सिर्फ राजभर की ही बात क्यों करें, पूरे देश से बहुत सारे नेताओं ने ज्वाइन किया है, चाहे जितिन प्रसाद को ले लें, चाहे ज्योतिरादित्य को ले लें, चाहे आरपीएन सिंह को ले लें, चाहे उपेंद्र सिंह को ले लें, तो अमरिंदर जी को, तो आपने जैसे ही आए ये कुछ सारे वक्त में सबको सब बढ़िया बढ़िया गिफ्ट आइटम दिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का दरवाजा खुला है। हमारे दोस्त ओम प्रकाश राजभर 10 महीने दरवाजे पे बैठे रहे, अब खोला आपने और स्वयं स्वीकार किया कि चुनाव की वजह से बनाया है मिनिस्टर। देखिए, सबके साथ जब कोई भी गठबंधन बनता है तो आपस में पहले बातचीत होती है। अगर सब लोग एक चीज पे एग्री करते हैं, कॉमन मैनेजमेंट प्रोग्राम चलता है,
पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उन्हें माननी होती है। अगर वो तैयार होते हैं तो उनको शामिल किया जाता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों देख रहे हैं, आप पूरे देश को देख लीजिए ना, सभी जगह से बहुत सारे नेता आकर के ज्वाइन कर रहे हैं। और इस समय जिस तरीके से इंडी गठबंधन, या कहें कि इंडी गठबंधन का जो पायलट है कांग्रेस, वो एक डूबता हुआ जहाज है। तो हर आदमी, सर मैं यूपी के बाहर बहुत कम देखता हूँ, उत्तर प्रदेश ही अपने आप में देश है सर, यही बहुत बड़ा है। नहीं, लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विजन को आप केवल एक प्रदेश के नाम पे देखेंगे तो उसको आप एक जातिवाद, अरे मेरे प्रदेश में हुआ है, अगर मंत्रिपरिषद विस्तार तो सवाल तो पूछा जाएगा सर, आपको जवाब मिलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ठीक, मैं आपके साथ अरुण राजभर जी को कनेक्ट करना चाहता हूं। एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता हैं। राजभर जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं जानना चाहता हूं, और ऐसी बातें चल रही हैं मीडिया में कि कोई खास समीकरण को साधने के मकसद से ओम प्रकाश जी को मिनिस्टर बनाया गया है। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को धन्यवाद, और आपके सभी टीम को धन्यवाद कि जब भी हमसे मिलते थे और जब भी आप सवाल खड़ा करते थे तो यही सवाल होता था कि बताइए राजभर जी मंत्री कब बनेंगे। हाँ। तो मैं इस बात को कहता था कि वो बनेंगे, लेकिन उचित समय पर बनेंगे, और वो उचित समय आया और आपके सामने प्रमाण दिख गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं, शायद अगर जो लोग उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं, वो तो भरोसा रखते हैं। जो नहीं जानते हैं, नकारात्मक सोच रखते हैं, वो उनके ऊपर तमाम तरह के ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम नहीं कर सकते। खैर वो बातें अब नहीं है। सवाल इस बात का एक सामाजिक समीकरण, A to Z की राजनीति अगर किसी से सीखना हो, सामाजिक न्याय देने का अगर तरीका किसी सीखना हो, तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से सीखे, वो माननीय अमित शाह जी से सीखे, माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखे। ये लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, वो देश के हर नागरिक के बारे में सोच रहे हैं और समाज के उपेक्षित वर्गों को भागीदारी देने के लिए हमेशा से प्रयास करते हैं। और मैं इस बात को पहले से नहीं, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में विधायक है, हमारी पार्टी में मुसलमान विधायक है, हमारी पार्टी में अगड़े विधायक है, हमारी पार्टी में पिछड़े विधायक है। हम अगड़े पिछड़े A to Z हर जाति को समाहित करके हम अपने साथ लेके चल रहे हैं। वही काम जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब सबका प्रयास, सबका विश्वास जब हासिल हो रहा है, तो जो लोग नारा देते थे पीडीए का, तो उन लोगों को पीडीए में सिर्फ और सिर्फ नारा ही रह गया है। अरुण जी, वो सब बात तो ठीक है, के साथ खड़े हो गए। पर आप इस बात का भी जवाब दें कि आपका हिस्सा अलग हुआ कि नहीं हुआ, कि आप कितनी सीट पे लड़ेंगे, क्या करेंगे। आप देखो आरएलडी का तो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और चिंता भी आपकी है कि आपका भी तय नहीं हो पा रहा है। मुझे पता था कि चिंता आप अगला विषय यही लाएंगे, और मुझे एक पता और भी था पूछूं। कि अब अगले विषय पर यही सवाल आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे चीजें समय समय पर सब कुछ तय हो रहे हैं। आप कल हमारी पार्टी का बड़ा बैठक है, हम बलिया में एक बड़ा बैठक करने जा रहे हैं, अपने सभी जिम्मेदार बहुत बढ़िया बात है पदाधिकारियों को कि आप बुलाए हैं। बैठकें कर रहे हैं, लगातार पब्लिक के बीच हैं, पर आपकी पार्टी के समर्थक, कार्यकर्ता और आपके वोटर जानना चाहते हैं, छड़ी कहीं खड़ी भी रहेगी या नहीं। मैं तो आपको पहले भी कहा था कि छड़ी खड़ी भी रहेगी और छड़ी डट के लड़ेगी, और एनडीए गठबंधन में छड़ी दिल्ली की आप पंचायत देखो में उनके पीला पास झंडा और 9 महाराजा एमएलए प्रयाग हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 1 कैबिनेट मिनिस्टर, 1 एमएलसी ले गए। आप 6 विधायक हो और आप सीट नहीं बंटवा पा रहे हो लोकसभा की। नहीं, आपकी चिंता जायज है, आप हमारी चिंता करते हैं और विपक्ष के लोग भी हमारी चिंता करते हैं। हम तो सबको शुभकामनाएं मैं देना आपकी चाह रहे हैं कि सबसे आप ज्यादा लोग चिंता हमारी करता हूं, और इस चिंता पैनल करिए। में बैठा हर व्यक्ति गवाही देगा। नहीं, इसीलिए तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि कम से कम आप ऐसे अति पिछड़े वर्ग के नेता जो गरीब कमजोर परिवार से उभर करके जीरो से शुरू करके यहाँ तक आए, आज ऐसे राजनेता को देश की जनता के सामने जो देश के प्रधानमंत्री ने पेश किया है, उनकी लड़ाई को देश के लोगों ने, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पहले कहा करते थे, वही आज भी कह रहे हैं, आगे भी वही कहेंगे। लेकिन जो लोग कंफ्यूजन पैदा करते थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के चाहे विपक्ष के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे, आज उनके जुबान पर कम से कम ताला लगा। सर, विपक्ष को तो झुए में बंद कर दो, विपक्ष का तो विपक्ष पर क्यों चिंता करते हो आप। ये बताओ कि
कि अति पिछड़े का नेता कैसे ये मंत्री बन गया, ये तो बताओ सर का कि बेटा कैसे मंत्री बन गया। अरे सुन तो लो ये, सर, पिछड़े वर्ग का, आदिवासी वर्ग का बेटा सुन तो कैसे लो मंत्री भैया, बन गया। हेलो। तो ये जिन लोगों को अंदर दर्द है, वो आवाज आ रही है? सामाजिक न्याय नहीं दे सकते। और सामाजिक न्याय वास्तव में सुनिए। ये तुच्छ कार्यकर्ता कुछ लोग हैं, सिर्फ गाली देते हैं राजभर पिछड़े जी, के नाम पर, PDA राजभर के नाम जी, पर, सिर्फ पीडीए वालों राजभर जी। क्या पीडीए में माननीय ओम प्रकाश राजभर नहीं आते हैं? आप सम्मान से उनको आगे बढ़ाइए, उनको सम्मान से बात करिए, धन्यवाद। लेकिन सम्मान नहीं, सिर्फ जो उनके साथ रहेगा वही PDA सर ये तो कहलाएगा। बता दो जो कि उनके गाजीपुर साथ मिलेगी रहेगा, नहीं वो मिलेगी, PDA नहीं घोसी पर कहलाएगा। क्या हुआ, तो आज तो जनता सलेमपुर फैसला तो करेगी, हाथ से जनता निकल मालिक गया। होगी और जनता के ये क्या हो रहा है आपके साथ? अच्छा लग रहा है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। मैं वापस आपको फिर कनेक्ट कराऊंगा और इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ दीपक रंजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप जब पीडीए की बात करते हैं ना, आप बीजेपी में जो अभी मंत्रिपरिषद विस्तार योगी आदित्यनाथ की सरकार का हुआ है, देखिए क्या बेहतरीन इक्वेशन फिट किया है। 2 मोस्ट ओबीसी, एक पिछड़ा समाज, एक अगड़ा समाज। आपके पीडीए का जबरदस्त जवाब दिया है बीजेपी ने। देखिए विजय जी, कल जितने लोग ने भी मंत्री पद की शपथ ली उन सभी को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि जनहित में ये लोग क्या जो अच्छे राजभर जी को फैसले भी बधाई लेंगे। दे रहे हो? बिल्कुल दे रहा हूं। राजभर जी जो है तो नाम लेके बोलो ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई। मैं ओम प्रकाश राजभर जी को, अरुण राजभर जी के माध्यम से मैं बधाई देता हूं। इनके अनिल कुमार जी को, अरुण सक्सेना जी के माध्यम से मैं बधाई ये देता सब हूं। आपके घर से और गए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, मैं समझता हूं ये लोग जनहित में अच्छे फैसले लेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ी देर कर दी हुजूर मंत्री बनाते बनाते। अभी 4 दिन बाद जो है वो चुनाव है लोकसभा का। इनके खुद के लोग कह रहे हैं कि चूंकि चुनाव सर पे था इसलिए जो इनको मंत्री बनाना जरूरी था। और कल आपने देखा होगा कि आदरणीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी किस तरीके से मास्टर की भूमिका में थे। कल मैं शपथ ग्रहण देख रहा था। मास्टर मतलब अब देखिएगा, आपने शपथ ग्रहण आपने देखा होगा किस तरीके से आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी। सीएम तो हेड होते हैं ना मंत्रिपरिषद के। तो अब भाई तो मास्टर ही समझो, हेड मास्टर। अगला ओथ ले रहा, ओथ लेकर के आपको बधाई देना आ रहा है, आप उसको कह रहे बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपने शायद देखा नहीं उस चीज को बार बार। आप उसको फिर से कहीं अगर आपको मिलेगा ये तो आप नया विवाद बखेड़ा। आप देख लीजिएगा, आप देखिएगा कि वो तो ओम प्रकाश राजभर जी जो है बधाई देने आ रहे थे। एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा। एक बार उन्होंने कहा इशारा करके बैठने के लिए कुर्सी पे, फिर दोबारा वो जो है खड़े रहे, दोबारा उन्होंने कहा। तो आपने देखा जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स करके इन्होंने अपने आप को मंत्री तो बना लिया, लेकिन अब ये लोग कितने प्रेशर में रहेंगे। आपने कहा ना कि जाति समीकरण को, देखिए जाति समीकरण तो तब साथ पाएंगे ना जब इनको पावर दी जाएगी। और ये वही लोग हैं जिनको पूरा आप कह रहे थे मंत्री नहीं बनाए जा रहे हैं, बना दिए गए। अब आपको तकलीफ इस बात की है कि इनको पावर, अरे भाई मंत्री बन गए तो अच्छा, डंडा झंडा प्रोटोकॉल मिल गया। मिश्रा जी रुकिएगा, मेरा पहला राउंड हो जाए। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए ये समय बताएगा कि किसको कितना ये यही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जो उत्तर प्रदेश में जब पर्चा लीक हुआ, जो आज की तारीख में पर्चा लीक प्रदेश है, और वहां के जो 60 लाख छात्रों के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, ये आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने देखो क्या जो कहा? 4 मंत्री बने हैं ना, 3 आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं। नहीं रखते ठीक, थे। ओम प्रकाश राजभर आपके गठबंधन में थे, देखिए आरएलडी आपके गठबंधन में थी, और दारा तो आपका विधायकी का इस्तीफा देके गए हैं। देखिए रखते थे, मैं दारा संभाल नहीं पा रहे अपने लोगों को। नहीं देखिए जो है जो जाना चाहेगा उसको कौन रोक सकता। हमारे में ही लोकतंत्र में किसी को बांध करके नहीं रख सकता ना। हमारे पास कुछ देने के लिए किस लालच में वो लोग गए ये आप भी जानते हैं, और जो लोग गए हैं ये वो लोग भी जानते होंगे। मैं तो बार बार कहना चाहता हूं कि आपने तलवार तो दे दी, लेकिन तलवार चलाने की ताकत भी दीजिएगा इन लोगों को कि अपने समाज के लोग कुछ कर सके। आपने सुना होगा ओम प्रकाश राजभर जी ने किस तरीके से जो 60 लाख जो है छात्र नौजवान जो है जिनके भविष्य के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया। भाई अगला आदमी मंत्री बन गया तो आप नाराज हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा इनको तो जूता मार करके भगाना चाहिए। सलेमपुर ये नहीं बोला सर, ऐसे नहीं बोला। बिल्कुल उन्होंने कहा लात मारने की बात, जूता नहीं तो बिना जूता पहने कौन लात मारेगा आप बताइए। और फिर उन्होंने सलेमपुर में अपना दर्द उन्होंने बयां किया कि सलेमपुर में खुले मन से उनकी सभा में उन्होंने अपना दर्द बयां किया। ठीक, मैं सुधा मिश्रा जी आप मुझे बताइए, 17 सीटें मिली आपको बंटवारे में जी। टिकट कब घोषित करेंगी? बस वो भी हो जाएगा बहुत जल्दी। ऐसा क्या है कि आपके क्या प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? नहीं, किसने कहा आपसे प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? तो हैं तो घोषित करिए। नहीं, घोषित हो जाएंगे। कब? बहुत जल्दी। चुनाव के पहले या बाद में? क्या उसके बाद कोई लड़ने के लिए कुछ अधिसूचना बाद में आएगी? अभी तक कोई सांस नहीं ले रहा आपके यहाँ, तो भाई सवाल तो बनता है। नहीं, नहीं। आपके समर्थक कार्यकर्ता वोटर मैसेज कर रहे हैं कि पूछिए टिकट कब देंगी? बहुत जल्द, बहुत जल्द। कब भैया बताओ तो। कहते रहे बहुत जल्द, और सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी ब्रजेश जी। समस्या क्या आ रही है? नहीं, समस्या कोई नहीं आ रही है। जो समस्या थी वो सब सुलट गई है। समस्या तो अब सामने वाले के पास है, जिसके पास ताकत, संस्थाएं, और अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। एक्चुअल में दिक्कत क्या है ना, सबको साथ लेके सबको ठगना।
झूठ पे झूठ बोलना और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दिन रात कोशिशें करना। अभी आपने कहा कि बहुत ही सुंदर ये सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा जो उन्होंने मंत्री पद का दिया इन लोगों को, ये चीटिंग इंजीनियरिंग है, इसको सोशल इंजीनियरिंग मत कहिए। क्योंकि एन जब से वो लोग चाह रहे थे कुछ काम कर लिए होते, जहां पे जिस जनता ने चुन के भेजा था, अगर मंत्री पद मिल गया तो कुछ तो काम हो गया होता है बेहतर। अरे गरीब और वंचित परिवार के लोग मिनिस्टर बन गए तो आप बिल्कुल नहीं, सुनिए, चीटिंग उसको नहीं कह रही हूँ जिसने देर कराई, जहां पे वो इंतजार में लगे हुए थे उनको कह रही हूं मैं। जहां पे दरवाजे पे लगातार दिल्ली से लेके लखनऊ से आप देख ही रहे थे, लगे थे दिन भर आप देखते थे कि बस बन जाएंगे, उनकी बात करिए। और दूसरी चीज सबसे जरूरी है, अब सारा दिन तो आप लोग बद्दुआ देते थे बेचारों को। कोई नहीं, हम तो चाहते थे मंत्री बन गए। और सुनिए, आपने कहा, इन्होंने कहा कि हम दरवाजे खुले रखते हैं। दरवाजे खुले नहीं, दरवाजे खिड़की खुले रखते हैं। दरवाजा और खिड़की होते हुए दीवार तोड़ देते हैं, ऐसे ये लोग हैं, क्योंकि इनको बस लोग चाहिए। और तीसरी सबसे जरूरी चीज है ना, जो भी हमारे राजभर भाई बोल रहे थे कि कोई गरीब वंचित आगे बढ़ रहा है तो सबको दिक्कत हो रही है। दिक्कत कैसे होगी? क्या वो 9 साल का कोई विधायक है क्या? जितने भी लोग हैं जिनको मंत्री पद की दिलाई गई है शपथ, उनकी उम्र क्या है? इसका मतलब इस देश में सबके आगे बढ़ने के चांसेस आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहे हैं। ये जानबूझ के बनाया जाता है। दीपक रंजन से मैं पूछा था एक दिन, प्रत्याशी अगर नहीं मिल रहे हो, कोई समस्या हो, तो आप समाजवादी पार्टी से संपर्क कर सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रत्याशी हमारे पास सीटों से ज्यादा प्रत्याशी हमारे पास हैं, लेकिन चूंकि हमें 17 पे और 80 को मिला के लड़ना है। अच्छा है, बिल्कुल है ब्रजेश जी, यही कहते हैं ना। कल एक अखबार में छपा था कि बड़े नेता किनारा कर रहे हैं कि कांग्रेस से न लड़ना पड़े। शायद आपने भाजपा नहीं देखा होगा, क्योंकि आपने जो अंदरूनी कलह देखी होगी, हेडलाइन तो देख ली। हेडलाइन के अंदर जो अंदरूनी कलह कर रही हैं। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। दिक्कत क्या है ना कि जो संस्थाओं को चलाने वाले लोग हैं, आप तो तटस्थ होकर प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अरे जाने दीजिए, जवाब आपको यहाँ देना है, तो कब तक घोषित कर देंगी प्रत्याशी? बहुत जल्द, शीघ्रातिशीघ्र। कहते हैं ना कि जब शुभ काम होना होता है कुछ देर लगता है, लेकिन होता शुभ है। अमेठी रायबरेली में भी प्रत्याशी देंगी? बिल्कुल, जाहिर सी बात है। कौन लड़ेगा? मैंने कहा ना, ये सूचनाएं आधिकारिक रूप से कौन लड़ेगा, कहां लड़ेगा, ये आपको कांग्रेस के सीधे उस पे आएगा कि ये प्रत्याशी घोषित किए गए, और प्रत्याशी भी आपको डिबेट करने के लिए आएंगे, बताएंगे कैसे लड़ना है उनको। ठीक बात। मेन चीज क्या है, मैं आपकी बात पर भरोसा करता हूँ। बिल्कुल, मलिक साहब भी बता रहे थे तो भरोसा तो करना ही पड़ेगा। ठीक बात है, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अंकुर सक्सेना मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका सक्सेना जी, और बहुत बधाई कि आपकी पार्टी के एमएलए कैबिनेट मंत्री बने। पुनश्च हार्दिक धन्यवाद सर। क्या ये बताएंगे कि आपके विधायक किस गठबंधन से जीत कर आए थे? सर, किस सिंबल पर जीत कर आए थे ये महत्वपूर्ण होता है, और किस विचारधारा के पोषक है ये महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर जीत कर आए थे। माननीय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के पोषक हैं। आम जनमानस के मुद्दों पर उन्होंने संघर्ष किया, और उसी संघर्ष की परिणति मिली कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, चौधरी जयंत सिंह जी ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में उनको अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए ये अवसर प्रदान किया। अपने सिंबल पर जीत कर आए हैं, तो जो दो अगर जीतेंगे तो भी अपने ही सिंबल पर जीतेंगे, उसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं होगा। सर, गठबंधन के हम लोग साथी हैं, सिंबल हमारा स्वयं ना सर, एक सेकंड रुको सर, गठबंधन अरे हमारा रुको, है, गठबंधन एनडीए। भाई साहब रुक जाओ एक सेकंड, अभी क्या बोले थे? जी, अभी क्या बोले थे? पहले एनडीए गठबंधन पहले कहा था कि अपने सिंबल पे, अब बीजेपी की बात आई तो कह रहे हो गठबंधन। नहीं तो सर, भारतीय जनता पार्टी तो हमारा गठबंधन है, लेकिन जो हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे। साथ किसके साथ आए थे? अनिल को लेके जब जीते थे तो हम कह क्या रहे हैं, हमारा जब कैंडिडेट है सिंबल तो हमारा ही रहा था। अनिल जी जब हमारे जीते होगा ना, बागपत और बिजनौर में। बागपत बिजनौर में भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पे जो हमारे प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर लड़ रहे हैं। एनडीए में भारतीय बीजेपी का कोई योगदान नहीं है उसमें। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में, और गठबंधन में वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो हमारे से सीनियर है। जी, इसके पहले किस गठबंधन में थे? गठबंधन तो राजनीतिक गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम गठबंधन में रहे। बताओ तो। समाजवादी पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगला सवाल लो सर, अब एक सवाल ले लो, भारतीय जनता फिर आराम से जवाब देना। जी सर। तब बीजेपी के खिलाफ जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी आरएलडी का, उसके मैंडेट से आपका एमएलए बना, यानी बीजेपी के खिलाफ। मैंने देखा अनिल ने किसको हराया? बीजेपी के कैंडिडेट को, और अब आप कूद के चले गए हो, बीजेपी से शपथ ले लिए हो। ये कौन सी नैतिकता है सर? सर, बात नैतिकता ही की है। सबसे बड़ी बात क्या है? लोकतंत्र है सर। लोकतंत्र में एक सेकंड, लोकतंत्र की बेइज्जती ना करो। सर, लोकतंत्र में समाजवादी पार्टी ने
कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो लोकतंत्र का उपहास उड़ाने की स्थिति में है। ये कब पता चला? सर ये तब पता चला जब हमने कैबिनेट की शपथ ग्रहण कर लिया। अरे मैं तो स्पष्ट आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं सीधी सी बात है सर। एक हम सेकंड लोग सत्ता में सर क्यों आए? केपी मलिक कुछ सर कहना मैं सत्ता में क्यों आया? मैं सुन लो भैया, एक सेकंड मैं सक्सेना आप जी, ही की बात पे बात कह रहा यही है, हूँ फर्स्ट- सर हम लोग सत्ता में क्यों वो आए? बार-बार हाथ उठा रहे हैं, कुछ संघर्ष हम कहना लोग चाहते सत्ता हैं। के लिए करते हैं सुन सर, लो। और सत्ता में भागीदारी करेंगे तभी हम अपनी केपी मलिक विचारधारा को लागू कर केपी सकेंगे। मलिक पश्चिम यूपी के ही बड़े पत्रकार हैं। मलिक साहब क्यों बार बार हाथ उठा रहे थे, बोलो। नहीं ब्रजेश जी, देखिए ऐसा है कि जैसे अभी सक्सेना जी ने कहा कि जो लोकतंत्र है उसका ह्रास हो रहा था, उसको बचाया है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके और शपथ लेके। आप बताइए, आपने सही सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के जिस विधायक को अनिल कुमार ने और इनके बाकी विधायकों ने हराया था, आज उनकी स्थिति क्या होगी? अरे सर, वो और इनके बेचारा जो 2 मंत्री दिन से और इनके बेहोश पड़ा विधायक है, जो जो गांव में जा रहे हारा है हैं, बीजेपी तो से। लोग पूछ रहे हैं इनसे- पुरकाजी में वो बेहोश है 2 दिन से। वो बेचारा सोच नहीं रहा करे क्या हम। तो वही तो बात है ना। जी नहीं, वो लोकतंत्र की चादर ओढ़ रहा है, अभी लोकतंत्र की चादर ओढ़ रहा है और वो देख रहा है कि कहीं दूसरी पार्टी में उसको मिल जाए, क्योंकि अब तो जगह फिल हो गई है इधर, तो वो जी। अपोजिशन में जाके लोकतंत्र बचाना चाह रहा है। ऐसी स्थिति भी है कई जगह। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थोड़ा डिबेट को नेक्स्ट लेवल पे ले चलते हैं। वीरेंद्र जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग की है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने, ये पीडीए पर कितना भारी पड़ेगी? ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसमें एक बात ये आई कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, उसका नारा बुलंद करते हैं, लेकिन भाजपा ने इस विस्तार के बहाने चुपके से पीडीए का बहुत बड़े हिस्से पर असर डाला है। तो ये बात आज इसीलिए चर्चा में है कि उत्तर प्रदेश में या देश के किसी राज्य में जब भी कोई चुनाव होता है तो बात विकास की होती है, लेकिन पार्टियां विकास के बजाय जात के आधार पर नेताओं को टिकट देती हैं और जातीय समीकरण ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विकास की बातें तो विकास पे कोई वोट देता नहीं है। तो ये बात बीजेपी ने इस मंत्रिमंडल विस्तार से और पुख्ता की है कि जातियों के समीकरण को कहीं इधर उधर भटकने ना दिया जाए, कोई चूक ना रह जाए। ब्रजेश जी कहते हैं कि अपनी जड़ को पकड़ के रखो। जड़ जब मजबूत होती है तो पेड़ भी फलता फूलता है और पौधे भी देता है, फल भी देता है, फूल भी देता है। राजभर इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ओम प्रकाश, जड़ उनकी मजबूत रही और होली से पहले कहे थे अगर राजपाट नहीं मिलेगा तो होली नहीं मनाऊंगा। भले दारुल सफा पे कुर्ता पैजामा कम पड़ गया, पीला वाला अंगौछा नहीं मिला लोगों को, लेकिन शपथ ले ली उन्होंने, जबकि महीनों चिल्ला रहे थे कि इंतजाम कर लो अपना अपना, शपथ होने वाली है। लेकिन देखिए आखिर बस एक चीज है जी कि सत्ता पाने के बाद सुर को बदलना पड़ता है। हमेशा वो सुर नहीं रह सकता जो नौजवानों पर, किसानों पर, लाठीचार्ज पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर रहता है। सत्ता में आने के बाद आपको हर विषय पर मौन धारण करना पड़ता है। वहाँ पर सरकार की लाइन को भी देखना पड़ता है। वहाँ पर चुप्पी आ जाती है, जो नाराज़गी रहती है वो चुप्पी में बदल जाती है। ये जरूर है कि ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल की 1 दर्जन सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं लोकसभा में, और बीजेपी को इसका बड़ा फायदा होगा। करीब 14 सीटें राजभर की सीधे प्रभाव की हैं। अब बीजेपी को फायदा इस दृष्टिकोण से और बढ़ जाएगा जी कि उनके पास अनुप्रिया पटेल पहले से थी। राजभर के आने से मौर्य, कुशवाहा, राजभर और पटेल, ये सब जातियों और मजबूती से उनके साथ आ जाएंगी। दारा सिंह चौहान इस मामले में अनलकी हैं कि वो चुनाव हार गए। अपने समाज में उनके प्रभाव को अभी कमतर रखा जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने उनको मिनिस्टर फिर बनाया है। अब देखिए वो कितना मदद कर पाते हैं। रही बात पश्चिम की, तो जाट तो चौधरी के साथ था पहले, जाट ने कहा खड़ी कर देंगे खाट, लेकिन सपा से आए हुए एक व्यक्ति को मंत्री बनाकर जयंत चौधरी ने दलित समाज को भी बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश की है।
तमाम सारी बातों को भुला दिया और सत्ता में आकर अब वो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, एक एमएलसी भी पा गए। इसके सामने हाथरस में घटनाओं को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो भाजपा के पास ओबीसी वर्ग का एक बहुत बड़ा, सारे बड़े नेता उनके साथ आ गए हैं, दलित समाज के भी नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो उनको मोदी और योगी तो है ही है कि सवर्णों का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा है, दलितों तक है, सब जगह है, लेकिन और जातियों के नेता भी उन्होंने इकट्ठे कर लिए। नहीं, मैंने देखा दूसरे दलों के मुकाबले जयंत चौधरी ने बहुत अच्छा निगोशिएट किया। 2 लोकसभा की सीट, 1 मिनिस्टर, 1 एमएलसी, आगे भी राज्यसभा की संभावनाएं, तो 9 विधायक होते हुए बहुत अच्छा उनका निगोशिएशन रहा। आप अपना दल राजभर या निषाद से उनकी तुलना करें तो बिल्कुल वो बहुत ज्यादा लकी है इस मामले में, राजनीति में, और इज्जत अलग से पाई। आए थे। अखिलेश यादव ने भी उन्हें भरपूर सीटें दी, वो विधायक भी बन गए, फिर वो अखिलेश यादव से राज्यसभा सांसदी भी ले गए और भाजपा में आते ही उन्होंने मंत्री पद भी हासिल कर लिया, एमएलसी पद भी। तो सबसे ज़्यादा फायदे में पहले निषाद थे, उसके बाद जयंत चौधरी आए हैं। अभी राजभर की पार्टी को और कुछ मिलना बाकी है, अभी उनको उतना नहीं मिल पाया है जितना और लोगों को मिला। लेकिन सब कुछ बदलने के बाद भी ये साफ है कि जात की सियासत उत्तर प्रदेश में ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये भी सही है कि जो जात की राजनीति करते हैं वो सबसे पहले अपना भला करते हैं, अपने समाज का भला बाद में करते हैं। इस बात को भी लोगों को ध्यान में रखना होगा जी। तो लड़ाई तो देखिए पीडीए की है असली, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवर्णों में समाजवादी पार्टी का माहौल खराब किया था। उसकी वजह से ठाकुरों के वोट बैंक में, ब्राह्मणों में अखिलेश यादव को लेकर लोगों में नाराजगी पनपी। अब वो चले गए हैं। अब पीडीए के अलावा भी अखिलेश यादव अगर आगे सोचें और अपने जातियों को और जोड़ें तो उनको भी वो मुकाबले में मजबूती से बने रहेंगे जी। लेकिन भाजपा ने मैदान में बहुत आगे तक काम कर लिया, ये भी सही है। वैसे सियासत में सब कुछ ब्रजेश जी विचार बदलने का, लहजा बदलने का खेल है। मुनव्वर राना का एक बड़ा मशहूर शेर है, इस पर सुनिएगा। और लहजा बदलने से, विचार बदलने से क्या क्या तब्दीली आती है, क्या क्या मिलता है, ये सुनिएगा कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते और ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते। और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे साथ रहते तो सुखनवर हो गए होते। और अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, डिबेट के दूसरे चरण में हम पहुंच चुके हैं और मेरे साथ कौशलकांत मिश्रा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मिश्रा जी, जो आरोप पहले राउंड पे आपकी पार्टी पे लगे वो ये लगे कि आप दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करते हैं, दूसरे के अलायंस से लोगों को अपने यहाँ लाते हैं और फिर मिनिस्टर बनाकर अपनी सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी क्या करे? विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी एनडीए को भी बचा के रखे और विपक्ष को भी बचाने की कोशिश करे? ये तो नहीं करेगी ना। राजनीतिक दल है, हम सत्ता में हैं, हम अपना काम करें, उन्हें अपना काम। अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोष नहीं डाला जा सकता। बात हो रही है पीडीए की। इनका जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसका फुल फॉर्म थोड़ा डिफरेंट है। उसका फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस, क्योंकि पिछले कार्यकाल में इस परिवार डेवलपमेंट अलायंस ने जो देखा है उसके कुछ नाम बताता हूं। मुलायम सिंह साहब तो नहीं रहे, अखिलेश, राम गोपाल, डिंपल, धर्मेंद्र, अक्षय, तेज प्रताप, शिवपाल, अंशुल, संध्या, मृदुला, बड़ी लंबी लिस्ट है, आपके पास होगी। 29-30 नाम थे। मेरे पास तो आपकी भी है सर। हाँ, उसके बाद जो नाम बचे, ऐसी नहीं होगी कि वही राजा बने, वही पार्टी चलाएं, वही प्रदेश चलाएं, वही राज्यसभा में जाएं, वही एमएलसी बने, वही एमपी बने, वही सब बने। उसके बाद अगर वहां से निकलते हैं तो अतीक अहमद होते थे, आजम खां होते थे, मुख्तार अंसारी होते थे, मुकीम काला होते थे, फुरकान होते थे। इस तरह के लोगों में इनका पीडीए नजर आता था, फलता फूलता था। आज का पीडीए जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करके पूरे भारतवर्ष को अगले
25 सालों की बात करता है, स्वर्णिम काल की बात करता है। हम अगले 5 साल की बात नहीं कर रहे मोदी जी। मोदी जी ये कह रहे हैं इस 25 साल में 47 तक भारत को आज 5वीं इकोनॉमी से तीसरी बनाना है और तीसरी से दुनिया की पहली इकोनॉमी बनाकर 5 साल के लिए मैंडेट मांग रहे हो या 25 साल के लिए आप? ये बात आप पिछली बार भी बोले थे ब्रजेश जी, मैं फिर बता रहा हूं। मोदी जी ने साफ कहा है कि इस 25 साल में अगले 1000 साल के भारत की आधारशिला रखी जाएगी। हम वो मैंडेट मांग रहे हैं। हम अपने परिवार को सेटलमेंट करने के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम देश के विकास के लिए मांग रहे हैं। इनका जो पार्टी है वो समाजवाद जो इनका होता है, इनका परिवारवाद, पूंजीवाद, पलायनवाद और पक्षपातवाद से भरा होता है। केवल भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टीकरणवादियों का वो सब तो ठीक है, पर हमारे भाई ओम प्रकाश राजभर की सीट कब बांटोगे? ये तो देखिए गठबंधन की बात है, दोनों लोग बैठेंगे, जैसे मंत्री बने हैं अभी कैबिनेट, आगे सीटें भी बटेंगी, सबकी सीटें बन रही है, सबको मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है, सबका प्रयास हो रहा भैया है। पश्चिम वालों को तो विकास कर दिया, जिसके पास 9 एमएलए थे उनको तो भर भर के गिफ्ट दिया, इनके पास 6 हैं, इनको कम से कम उसी रेशियो में कुछ मिलना चाहिए था। ये तो राजभर भाई साहब की बड़प्पन है कि वो कम लेकर भी पूरा देने के लिए तैयार है। अरे देने नहीं चाहते हो, कह रहे हो लेना नहीं चाहते हैं। अरे भाई ये तो अरे हद हो गई, यही तो गठबंधन है, यही तो मिलना होता है। मतलब कह रहे हो वो त्याग करें? विचारधारा नहीं, आप क्या चाहते हो, त्याग करें? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनसे बातचीत हो रही है, जो बातचीत में फैसला होगा वो सबके सामने आएगा। अभी जिस तरीके से फैसला देखा कि आगे भी फैसला देखा जाएगा। अरुण कहना चाहते हैं कुछ, मैं उनको जोड़ ले रहा हूँ। अरुण ये तो क्या कह रहे हैं ये? देखिए महिलाओं का कदम दिया जाएगा और फिर हाँ बोलिए अरुण। कैसे कैसे क्या हो रहा है, बस सिर्फ समय का इंतजार करिए कि जो मंशा आपकी है उस मंशा को भी पूरा किया जाएगा। मेरी कौन सी मंशा है भैया, कोई मैं अपने लिए टिकट मांग रहा हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ, आप कह रहे हो जो आपकी इच्छा है। नहीं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ भाई। बिल्कुल आपका इसीलिए तो मैं आपको आभार व्यक्त कर रहा हूँ, आपको साधुवाद दे रहा हूँ कि आप हमारी चिंता कर रहे हैं। और यही चिंता वंचित वर्ग के लोग कर रहे हैं, यही चिंता पिछड़े दलित कर रहे हैं कि जो लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं गरीबों की, कमजोरों की, उपेक्षित वर्गों की, वो सभी लोग समाहित है हमारे माले में और सबको वो आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं देखो मिश्रा जी से वही बात पूछा कि भाई 9 वाले को तो भर भर दिया टोकरी, 6 वालों को उनके रेशियो पे दे दो। मैं कौन सी गलत बात पूछा उनसे? मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। आप कल के बाद देखिएगा कि जो भी आप चिंता कर रहे हैं वो चिंता आपकी सब सार्थक दिखाई देगी, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कल बात को तक कहता आपकी हूं सीटों की घोषणा हो जाएगी। संभावना ये है कि हम 24 से 48 घंटे के अंदर ये सारी चीजें तय हो चुकी है, सीटें भी जो मिल चुकी है, कहाँ लड़ना है, क्या आगे करना है, क्या किसको कहाँ लड़ाना है। गाजीपुर के अलावा तो और कोई संभावना बड़ी मुश्किल दिख रही है? अरुण जी, अरुण जी, गाजीपुर के आगे तो कुछ उम्मीद नहीं दिख रही। नहीं, सब बहुत सारे उम्मीदें आपके सामने आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ आपको भरोसा रखना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर। वो जो भी पूरा भरोसा है भाई, पूरा भरोसा है। और मैं लेकिन आप ये देखो कि जयंत थोड़ा ज्यादा बेहतर ले आए वहां से। ज्यादा लाए कम लाए हम विषय पर नहीं जाना चाहते। हम एनडीए के सहयोगी दल है। मोदी जी का जो मिशन है, जो उनका सोच है, उस सोच को पूरा भाई उनको एमएलसी दे दिया, कह रहे हैं आने वाला राज्यसभा भी उनको देंगे, 2-2 सीट दे दी, मिनिस्टर बना दिया, इज्जत अलग से दिल्ली में पा रहे हैं, लखनऊ एक बार भी नहीं आए। हो सकता है उससे ज्यादा हमको मिल जाए। हो सकता है जो मंशा आपकी है वो सेम वही चीज दिख जाए, तो उसमें बहुत भ्रमित रहने की जरूरत नहीं है। एक एमएलसी आपको मिलेगी, ज्यादा बड़ा एक एमएलसी और 2 सीट, चाहे बड़ा हो, सब एक बराबर एनडीए गठबंधन में है। एक एमएलसी और 2 लोकसभा योजनाएं जो देश के प्रधानमंत्री जी की है, माननीय मुख्यमंत्री जी की है, हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हर लोगों का, चाहे वो विपक्ष के लोग हो चाहे सत्ता पक्ष के लोग। अच्छा, ये दीपक रंजन को बड़ी मिर्ची लगी, आप मिनिस्टर बन गए तो दीपक रंजन को बड़ी मिर्ची लग गई। दीपक को बड़ी मिर्ची लग गई जब से आप मंत्री बने। हम सबकी मदद करेंगे, हम सबकी व्यवस्था करेंगे, सबके बारे में सोचेंगे। सपा के लोग जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ऊपर बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं कि बस ऐसे बैठाए जाएंगे, ये करेंगे, तो मैं तो कहता हूँ जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो हमारे पास आएंगे। अरे भाई मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हो कि जो है
कल जो मैंने अच्छा, देखा, अरुण मैंने रुक जाओ, उसको इनको आपके बोलने दो। समाज चैनल अरुण पे एक मैंने मिनट बता रुको, दिया। हाँ बोलो आप। अरे कल जो मैंने देखा जो है सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा था वो मैंने बता दिया आपको। मैंने आपसे इसलिए बताया कि आप आगाह हो जाओ। मैं तो आपको आगाह क्या करने के बता बंटवारे रहा में था इंसाफ हुआ उनके साथ? अब देखिए, ये तो आपने देखा होगा सलेमपुर में जिस तरीके से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना दर्द बयां कर रहे थे, वो पता नहीं किस जो है सुन रहे हैं उद्योगपति कि का। सलेमपुर का दर्द आपकी पार्टी बांटने वाली है। गए हो 5 साल तक हम तो देखिए ओम प्रकाश राजभर जी के लिए हम राजेश दयाल को टिकट दे रहे हो क्या? आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज ये एनडीए में हो सकता है कभी इंडिया की मदद करने लगे। अरे अरुण रुक जाओ, सुन लो अरुण एक सेकेंड। देखिए, आपका जो सलेमपुर वाला दर्द है उसकी दवाई देने को भाई तैयार हैं। राजेश दयाल को सपा टिकट दे देगी। अब बताइए, ओम प्रकाश राजभर एक सेकंड रुको। हाँ अरुण बोल ही नहीं रहे। अरे आपके आदमी को सपा वाले तैयार हैं टिकट के लिए। लो आवाज ही नहीं दे रहे हो टिकट उनके आदमी को। आए ओम प्रकाश राजभर जी आए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। और राजेश दयाल जी ने जो है, हमें लगता है कि कोविड काल में बहुत सी वहाँ पे लोगों की मदद की, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने खुले मन से कहा। उन्होंने जो वहाँ के वर्तमान के 2 बार के सांसद। अच्छा, आपका भी कोई नैतिकता का फार्मूला नहीं ना? जो आदमी एसबीएसपी बीजेपी के साथ हो, आप कह रहे हैं कि अगर बात कर लेंगे तो हम टिकट दे देंगे, तो आपकी भी कोई नैतिकता नहीं है। आप भी वहीं खड़े हो, देखिए नैतिकता उसी चौराहे पे बिना आप भी वैसे ही हो। ये आए फिर तो कैसे दूसरों पर आवाज ये आए ताना तो बात कसते हो? कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा आरएलडी के प्रवक्ता जी ने कहा कि लोकतंत्र को दबी जुबान में कहा, उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए हम जो है एनडीए में गए। इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं स्वीकार किया कि वहां पे लोकतंत्र बहाल नहीं है एनडीए में, ये लोकतंत्र को बहाल कराने के लिए गए। और मैं अंकगणित में पूछना चाहता हूं कि 2 बड़ा है या 7? और आपने कहा ना कि आरएलडी को बड़ा सम्मान। अरे हमने तो संख्या बल से ज्यादा इनको राज्यसभा इन्होंने, अब भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? थोड़ा वक्त का अभाव, थोड़ा सहयोग करें, राज्यसभा। सबकी बारी, सबको बोलने। सुधा जी, बीजेपी का क्लेम है कि इस बार रायबरेली भी ले नहीं जा पाएंगी आप। इनके कहने से अगर सब कुछ होता तो अभी आपने देखा है ना, सुप्रीम कोर्ट को बता दिया इन्होंने। एसबीआई ने टाइम मांग लिया जून तक का, चुनावी बॉन्ड को संवैधानिक किया गया था और इन लोगों ने उसमें रायबरेली का प्रत्याशी कुछ मैं आ रही हूँ, प्रत्याशी पे ही भी आ रही हूँ। तो जिस पार्टी के अपने कोई चाल चरित्र चेहरे में कोई सामंजस्य ही नहीं है, उसकी बात पे क्या बोलना? इन्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जगह सब कुछ हैक कर देंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड पे रायबरेली में वोटिंग नहीं होगी। नहीं उस पे आप प्रत्याशी गांधी फैमिली या नॉन गांधी फैमिली, क्लियर करिए। देखिए, हमने कहा ना कि हमारी विचारधारा के अनुरूप ही काम करेगी। इनकी तरह नहीं कि बस सबको समाहित कर लो, उनको दे दो सीट, जो बाहर से आए हैं अपनों को छोड़ दो। बेचारे खुद गृह कला में पड़े हुए हैं, उनके लोग जो अपने थे, जो बहुत सालों से लगा रहे दरी बिछा रहे थे, उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये क्या कर रहे हैं? तोड़ के ला के। अच्छा, ये बहुत विचार आप कर रही हैं। आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं कहाँ से आई हैं? हाँ, कौशल कांत मिश्रा की पार्टी से। हाँ बिल्कुल, बीजेपी से जी। आप विचार कर रही हैं। सुनिए बता रही हूँ, बीजेपी से आए व्यक्ति को आपके यहाँ अध्यक्ष हैं और आप कह रहे हैं हम बड़े विचारवान लोग हैं। नहीं, विचारवान क्यों है? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि वहाँ पे कितना झूठ चलता है। वो व्यक्ति जानता है कि किस तरह से, बिल्कुल किस तरह से विधायकी भी वहां से लड़ ली उन्होंने, जीत भी गए, कम से बाद में पता चला। आपने सुना? बाद में नहीं, इसे कहते हैं सत्यता को जानने के बाद विचारधारा के साथ खड़ा होना। वो खड़े हैं ना, वो जानते हैं कि लोग कितने। अंतिम सवाल, प्रत्याशी कब तक देंगी? बहुत जल्द। सुधा जी, ऑलराइट। हाँ, क्या कह रहे हैं कौशल जी, बोलिए। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? राहुल गांधी से पूछ के जरा बता दीजिएगा। अरे आप इनसे पूछिए गाजियाबाद मेरठ कौन लड़ेगा, पूछो तो जरा पूछिए। गाजियाबाद का प्रत्याशी बताओ। एमआरपी का कैसरगंज का प्रत्याशी कौशलकांत भाई, कैसरगंज कौन लड़ेगा? नहीं, मैं पूछती हूँ प्रश्न इनसे। कौशलकांत भाई, बहुत चिंता है आपको ना। मुझे सारे एक सेकंड उन्हें कह रहे नहीं थे, फिर आप जवाब देना। बोलिए मिश्रा जी, बोलिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी के पीछे चलने के लिए कांग्रेस आतुर है, जिसके पीछे इनके अध्यक्ष भी चलते हैं और इनके बनाए हुए अध्यक्ष और बनाए हुए प्रधानमंत्री भी चलते रहे हैं, ऐसे नेता के साथ अगर विपक्ष चलेगा तो देश का यही हाल होगा जो इंडी गठबंधन का हुआ है। ऑलराइट, अंकुर सक्सेना मेरे साथ मौजूद। अच्छा, 10 सेकंड बोलिए। आपने जो बोला है, नहीं 10 सेकंड बस इतनी बात कि जो ये कह रहे हैं कि किसके पीछे चल रहे हैं, आप जिसके पीछे चल रहे हैं वो देश को सिर्फ और सिर्फ धर्मांता में ढकेल रहा है। वो तो देश कम से कम आपके साथ धन्यवाद, कम से कम पढ़ा लिखा इंसान, कृपया सहयोग करें आप दोनों। अब अंकुर सक्सेना की बारी है। अरे कौशल जी, आप ही के गठबंधन में क्षमता होती है, इनको बोलने दीजिए। बाराबंकी से किसको टिकट दे रहे हैं? सक्सेना बाराबंकी से किसको टिकट दे रहे हैं? कौशल भाई, क्या आप लोगों की ज्वाइंटली आप बीजेपी के साथ कैंपेन करने को तैयार हैं? जी डेफिनेटली, एनडीए के पार्ट है। प्रोग्राम वगैरह तय हुआ इनके साथ?
सर ये जैसे ही हम लोगों का प्रोग्राम की कोई लिस्ट आती है डेफिनेटली आपके चैनल पर इस चीज़ को हम लोग बताएंगे और कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल के रूप में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें और संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ पे 543 सीटों पर पूर्ण एक सवाल था जी सर। मैं अपने भाई राजभर जी के मतलब उनको आगे करके ये पूछ रहा हूँ जी, ऐसी कौन सी पिन है कि इतनी बढ़िया आपको सब चीज़ें हो गई, इनकी नहीं हो पा रही? तो फार्मूला बता दो, इनको भी मिले कुछ। ऐसा है सर, राजभर जी तो हमारे बड़े भाई हैं, अरुण भाई भी हमारे प्रिय भाई हैं और कल जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो हमने स्वयं माननीय ओम प्रकाश जी को शुभकामना संदेश दिया था। और परिवार है, चूंकि एनडीए एक परिवार है और परिवार में कोई भी व्यक्ति लालच में नहीं जुड़ता है। परिवार में किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। हमारा मेन उद्देश्य 2024 के लोकसभा चुनाव में अपोजिशन को आप ये किसका दिखाना परिवार कि हो? एनडीए का परिवार हो? डेफिनेटली हम लोग एनडीए के पार्ट है तो एनडीए परिवार में सम्मिलित है निश्चित रूप से। उसी में भारतीय जनता पार्टी भी एक घटक दल है, उसके अलावा अन्य भी राजनीतिक दल उसके घटक दल है। अरुण कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनको अंत में मौका देता हूँ 10 सेकंड। अरुण बोलो। अरुण आप सुन पा रहे हो? ओके, उनसे मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।